हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आपका एग्ज़ाम ट्यूटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो कल हमने डिस्कस किए थे ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण। आज हम आगे डिस्कस करते हैं लंब, समद्विभाजक, अर्धक, तिर्यक, उनके बारे में। तो लंब, पहले तो लंब क्या होता है? लंब क्या होता है कि किसी रेखा पर जब कोई दूसरी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये एक रेखा है, इस पर कोई ये दूसरी रेखा आई है, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो लंब कहलाता है। अगला हम देखते हैं लंब समद्विभाजक क्या होता है। ठीक है, लंब समद्विभाजक, लंब लंब समद्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब समद्विभाजक में क्या होता है कि जब किसी रेखाखंड पर कोई रेखा 90 रेखाखंड है, रेखाखंड क्या होता है? जिसकी लंबाई सीमित हो, उस पर कोई रेखा, ये जो रेखा है, ये उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और उस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो वो क्या कहलाता है? लंब समद्विभाजक। इसको अपन बोलेंगे, ये क्या है अपना? लंब समद्विभाजक कहलाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ अगर l हो और अगर इसको दो भागों में पार्टिसिपेट कर दे तो l/2 आधा और आधा l/2, जब इनको जोड़ेंगे तो बनेगा l। लंब समद्विभाजक हो गया। अब आगे बोलते हैं अर्धक। अर्धक क्या होता है दोस्तों? अर्धक मतलब एंगल बाइसेक्टर, याद रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर में क्या बोला गया दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर वो होता है जिसमें किसी कोण को जब रेखा दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो उसे अर्धक कहते हैं। मान लो एक कोई कोण है जिसकी वैल्यू थीटा है, इसको कोई रेखा दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, मतलब θ/2, और ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाए? θ/2, मतलब आधा कोण ऊपर और आधा कोण नीचे, तो इसे कहेंगे अपन अर्धक। तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्धक कहेंगे इसको। ठीक है, और अर्धक पर क्या बोला गया है कि अर्धक पर कोई बिंदु है तो वो भुजाओं से सेम दूरी पर रहता है। अगर ये B है तो ये भी B होगा। इसी प्रकार लंब समद्विभाजक की बात करते हैं। लंब समद्विभाजक पर क्या बोला गया है? लंब समद्विभाजक में बोला गया कि अंत बिंदु से, रेखाखंड के अंत बिंदु से लंब समद्विभाजक की किसी बिंदु की दूरी दोनों अंत बिंदु से बराबर होगी। अगर ये बिंदु से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ तक की दूरी x होगी। अगर बिंदु यहाँ है, मान लो बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर ये y है तो ये दूरी भी y होगी। आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं उसके बाद तिर्यक। तिर्यक में दो चीज है, जब दो रेखा या तो पैरेलल हो या एक दूसरे की पैरेलल ना हो। अभी हम बात कर रहे थे कि जब दो रेखा एक दूसरे के पैरेलल ना हो मतलब वो आगे चल के कहीं ना कहीं उसे प्रतिच्छेद करे, काटती है, इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये रेखा गई है ऐसी और एक रेखा आई है ऐसी, तो अगर इसको आगे बढ़ाया जाए और इस रेखा को भी ऐसे आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मतलब ये दो रेखाएं जो है वो समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो यहाँ हम आगे लिखते हैं, जब ये दोनों रेखा पैरेलल नहीं है तो इसको भी ये कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है। ये प्रतिच्छेद रेखा, इसको अपन नाम दे दिए A, B, C, D। रेखा को नाम दे दिया मैंने
ABCD, मतलब AB इज नॉट पैरेलल टू CD। ठीक है, जब ये हो गया तो इस तिर्यक को अपने नाम दे दिए E, तिर्यक E। अब यहाँ हमने एंगल बना दिए, जहां जहां इसने प्रतिच्छेद किया है रेखा को, यहाँ प्रतिच्छेद किया तो 1 2 एंगल 3 एंगल 4 AB रेखा पर, CD रेखा पर एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। तो दोस्तों इस पे पूरे 8 एंगल बनते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन से एंगल हैं वो। हम बात करते हैं पहले अंतःकोण। अंतःकोण वो हैं जो अंदर की ओर बने हैं, रेखाओं के अंदर। जो दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, उनके अंदर की तरफ जो एंगल बने हैं, मतलब 3 4 5 6, इसे अंतःकोण कहेंगे। क्या होंगे वो? एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6। अब दूसरा होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण में क्या होते हैं? जो बाहर की ओर है रेखा के, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8। ये हो गया बाह्य कोण। अब आगे हम बात करते हैं कि संगत कोण क्या है। इस रेखा में हम बात करते हैं आगे संगत कोण की। संगत कोण को हम क्या बोल सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं? जो एक ही तरफ हो। जो तिर्यक रेखा है उसके जो एक तरफ होते हैं उसको संगत कोण कहते हैं, और जो अक्ष है या जो रेखाएं हैं, या तो उसके या तो वो ऊपर हो या तो नीचे हो, वो संगत कोण के अंदर आता है। अगर ऊपर वाले हैं दोनों, इस रेखा के ऊपर है और तिर्यक के राइट साइड में है, जैसे एंगल 5 और एंगल 1, ये संगत होंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे क्या बोला है? एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण है। अगला एंगल 2 और एंगल 6, ये भी संगत कोण है। एंगल 3 और एंगल 7, ये तो अभी क्या थे? 1 5, ये दोनों ऊपर ऊपर के, मतलब इस लाइन के ऊपर तरफ है और संगत है, एक ही साइड है। अगर 5 है इस तरफ तो 1 भी इस तरफ है, इस तरफ 2 है तो 6 भी इस तरफ है। 2 इस लाइन की इस अक्ष के ऊपर है, इसी प्रकार 6 भी इस अक्ष के ऊपर है, तो इसके संगत पे आ गया। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 7, अगला एंगल 4 एंगल 8, ये हो गए अपने संगत कोण। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं संगत कोण के बाद एकांतर कोण की। ये जो होते हैं एकांतर कोण जो होते हैं, क्या है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एकांतर कोण के बारे में। क्या होते हैं दोस्तों एकांतर कोण? एकांतर कोण, एकांतर कोण कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं और अलग अलग अक्ष पर होते हैं। एक दूसरे के विपरीत परंतु अलग अलग अक्ष बोल दो या रेखा बोल दो। अक्ष पर अगर मैं इसको x अक्ष मान लूं तो इसको y अक्ष मान लूं, तो एक दूसरे के विपरीत, मतलब
अपोजिट डायरेक्शन में, मैं यहाँ हूँ तो एक वहाँ है उस तरफ में, ऐसा नहीं कि मैं हूँ तो एक मेरी साइड पे, नहीं, एक मेरे सामने साइड में है। जैसे 6 यहाँ है, पर 6 के अपोजिट कौन है दूसरे साइड में, 4, 3 मेरे साइड में, तो अपोजिट में कौन है 5, 3 एक्स अक्ष पे है तो 5 वाई अक्ष पे है, ठीक है। 4 अगर एक्स अक्ष पे है तो 6 वाई अक्ष पे है। ये तो अंतः हो गए, इन्हें क्या बोलेंगे अपन, एकांतर अंतःकोण। कौन से हो गए, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6, एकांतर अंतःकोण हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, वो क्या है, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण की बात कर लेते हैं, जो बाहर की तरफ है। जैसे यहाँ 7 वाई अक्ष पे बाहर की तरफ, इसका विपरीत 1 जो एक्स अक्ष पे बाहर की तरफ, उसके विपरीत है ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे डायगोनल बन जाएगा 8 का डायगोनल। जैसे मान लो कि 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। 7 का विपरीत एक अक्ष अलग है, एक अक्ष है, एक दूसरा अक्ष है, ठीक है। इसी प्रकार एकांतर बाह्य कोण की बात करते हैं तो एंगल 1 के विपरीत होता है एंगल 7, और एंगल 2 के विपरीत होता है एंगल 8, ठीक है। अब ये किस केस में हो गया, जब AB इज नॉट पैरेलल टू CD, है ना, और वहाँ पे उसको तिर्यक प्रतिच्छेद करे, वहाँ पे एक कोई रेखा है, वो इन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, उस केस में हमने अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण निकाल दिए। अब आगे हम बात करते हैं, जब रेखा एक दूसरे के समानांतर हो और उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, उसे एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, ठीक है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं, वो क्या है। मान लो कि कोई दो रेखा, एक है और दूसरी है, रेखा AB, इसको करने एक्स अक्ष बोल दिए, रेखा CD, इसको करने वाई अक्ष बोल दिए समझने के लिए। और एक कोई रेखा है E, जो इसको प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद कर रही है इसको और इसको, देखो समांतर रेखा बढ़ती जाएगी, कितने ही आगे चली जाए, इनफाइनाइट अनंत, चाहे इस ओर जाए चाहे इस ओर जाए, ये दोनों कभी आपस में नहीं मिलेगी, और इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, और इनके बीच जो भी लंब डलेगा वो 90 डिग्री का, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एंगल सेम जैसे हमने पीछे बात किए थे AB इज नॉट पैरेलल टू CD में, वैसे इसमें भी होगा। इसमें भी कैसा होगा कि यहाँ पे भी एंगल 1, इसमें भी 8 एंगल बनेंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं AB जो है पैरेलल है CD के, ठीक है दोस्तों। इसमें भी हमको पहले वो निकालना है अंतःकोण, सेम अंतःकोण की बात कर लेते हैं। अंतःकोण में क्या, जो अंदर की ओर कोण अंतःकोण, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एक क्या हो गया अंतःकोण। दूसरा बाह्य कोण, बाह्य कोण में क्या होते हैं, जो बाहर की ओर है, ठीक है,
किसके बाहर की ओर, जो अक्ष है उसके बाहर की ओर, या जो रेखा खींची गई है AB रेखा और CD रेखा उसके बाहर तरफ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 ये हो गए बाह्य कोण। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, संगत कोण की। संगत कोण में हमने क्या बोला था कि संगत कोण वो होते हैं जो एक ही साइड होते हैं, ठीक है, जो एक ही तरफ होते हैं और एक अक्ष के या तो ऊपर होंगे, या तो ऊपर वाले को काउंट करेंगे या तो हम नीचे वाले को काउंट करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं एंगल 1 की, जो अक्ष x के ऊपर है, तो उसके उसी की साइड में एंगल 5 है जो y अक्ष के ऊपर है, तो इसका संगत कोण क्या है, एंगल 1 का एंगल 5, एंगल 2 का एंगल 6, एंगल 3 का एंगल 7, एंगल 4 का एंगल 8। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो संगत कोण होते हैं यहाँ पे उनकी वैल्यू बराबर होती है। मतलब अगर ये वाला कोण यहाँ पे 40 डिग्री का होगा तो ये वाला कोण भी यहाँ 40 डिग्री ही होगा। अगर ये वाला एंगल 6 अगर 50 डिग्री का होगा, अगर तो एंगल 2 भी 50 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिएगा, संगत कोण में हम कह सकते हैं वो भी कब, जब AB पैरेलल है CD की। इस केस में हम कह सकते हैं कि संगत कोण जो होते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू जो है एंगल 5 के बराबर होगी। अगला एंगल 2 की वैल्यू जो है एंगल 6 के बराबर होगी। अगला एंगल 3 की वैल्यू एंगल 7 के बराबर होगी। और नेक्स्ट है एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर होगा संगत कोण में। और संगत कोण में ये जो संगत कोण है ना, एंगल 1 का संगत एंगल 5 है, एंगल 2 का संगत कोण एंगल 6 है, एंगल 3 का संगत कोण एंगल 7 है, और एंगल 4 का संगत कोण एंगल 8 है। और यह जो संगत कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर एंगल 2 की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल 6 की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। अगर एंगल 4 की वैल्यू 50 डिग्री है तो एंगल 8 की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एकांतर कोण की बात करते हैं। एकांतर कोणों के युग्म भी बराबर होते हैं। जैसे संगत कोण होते हैं उसी प्रकार एकांतर कोण भी होते हैं। एकांतर कोण में बस इतना अंतर होता है कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दूसरे अक्ष पर होते हैं। देखो अब क्या बोल रहे हैं हम, जैसे संगत कोण बराबर होते हैं वैसे एकांतर कोण भी बराबर ही होते हैं। बात कर लेते हैं कैसे एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर अंतः कोण की बात कर लेते हैं। पहले तो एकांतर में है और जो अंतः कोण है, जैसे एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, एंगल 3 जो है एंगल 5 की इक्वल है। अब कैसे इक्वल होगा अब हम वो बता देते हैं आपको। हमने इससे पहली क्लास में पढ़े थे, यहाँ पे ऐसा कुछ था, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण में हमने बोला था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उनके आमने सामने के जो कोण बनेंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। सेम इसी प्रकार
ये जो देखा है वो आपने, ये रेखा गई है कौन सी, ए बी। इसको एक रेखा है, क्या नाम है उसका, ई, जिसने काटा है कहाँ पे, एक पे, ओके। और यहाँ एक रेखा गई है एंगल 5, ठीक है, और ये एंगल 3। तो मैं अगर यहाँ पे शीर्षा विमुख का कोण लगाऊं इस केस में, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, और एंगल 5 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा शीर्षा विमुख कोण लगाने पे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं हम, अभी तो हमने यहाँ पे इस लाइन की बात करते थे, एकांतर कोण की बात चल रही है, तो एकांतर कोण में एंगल 3 जो है, ठीक है, पहले तो हमें देख लेते हैं कि एंगल 3 एंगल, सॉरी यहाँ 4 है, माफ कीजिएगा, एंगल 5 यहाँ पे, एंगल 5 के बराबर एंगल 3 कैसे हो रहा है। तो अब भी हमने बात की संगत कोणों में कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। जब एंगल 5 के बराबर एंगल 1 है, तो एंगल 1 के बराबर क्या है, एंगल 3 है। किस केस में, शीर्षा विमुख के केस में। यहाँ पे कौन सा वो लग रहा है, शीर्षा विमुख कोण। जब एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो रहा है, तो एंगल 1 कितना हो गया, किसके बराबर, एंगल 5 बराबर एंगल 3। यहाँ पे ऐसा केस होगा सॉल्व। तो ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक देख ली, एंगल 3 बराबर एंगल 5। अब आगे देखो, एंगल 4 बराबर एंगल 6। और आगे बढ़ो, एंगल 1 बराबर एंगल 7, ठीक है। क्या बोला गया है, एंगल 1 बराबर, ये तो अब अंतः कोण हो गया। अब यहाँ आ गया एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण में एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8, ठीक है दोस्तों। और क्या बोला गया है कि तिर्यक के एक ही तरफ के अंतः कोणों या बाह्य कोणों का योग बराबर होता है। मान लो एक तिर्यक खींचा है, एक लाइन। अगर आप इस तरह की बात करोगे, ये वाले एंगल के 1 और 2, तो इनका योग भी 180 होगा, ठीक है। 1 और 4 की बात कर लो आप, तो इनका योग भी 180 होगा। एंगल 4 और 3 की बात कर लो, तो इनका योग भी 180 होगा। एंगल 2 और एंगल 3 की बात कर लो, तो इन दोनों का योग भी 180 होगा। आप त्रिज्या की किसी भी साइड कोई 2 एंगल लो, ठीक है, चाहे अंतः हो बाह्य हो, उन दोनों का योग जो है 180 होगा ही। किस केस में, बस इतना याद रखिए, केस वो है जब AB इज पैरेलल टू CD, मतलब 2 रेखाएं परस्पर समांतर हो, ठीक है, उस केस में, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन है, एक नोट है, ध्यान दीजिएगा क्या है। एक और है, नोट करके ध्यान दीजिएगा कि कोई 2 रेखा पैरेलल है, उनके मध्य की रेखा है, उनके मध्य से एक एंगल यहाँ और दूसरा एंगल यहाँ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण एंगल बन रहा है वो x है, और यहाँ पे बोल रहे हैं ऊपर y बन रहा है और नीचे x बन रहा है। तो हम बोलते हैं कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये होगा, अभी हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अगर मैं इसको
ऐसे बढ़ा दो और इसको ऐसे बढ़ा दो। इस पोर्शन की बात कर लूं तो एक कौन सा पोर्शन है, ये y क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे एकांतर। सेम यहाँ पे ये क्या हो गया x, ये भी एकांतर। तो मतलब ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू हो गई x प्लस y। किस केस में, केस ये है इस टाइप का कि यहाँ x है यहाँ y है, तो ये क्या होगा, ये x प्लस y होगा। अगला केस है अगर ये x है और अगर ये y है, ठीक है, तो अगला ये x होगा और ये y होगा। मतलब इन दोनों का जो योग होगा ये वाला x प्लस y होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये यहाँ एंगल अंदर की ओर बनते हैं इस तरफ इस साइड में और ये वाले इस साइड में बनते हैं, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है और आता भी है, एसएससी में ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए एसएससी में किस टाइप का होता है। कोई आकृति दी है ऐसा दिखाएगा क्वेश्चन। एक आकृति है, आकृति दी गई है और उसमें आपको क्या फाइंड करना है, उसमें आपको जेड की वैल्यू फाइंड करना है। 3 समांतर रेखाएं हैं L, M, N। L is parallel to M और M is parallel to N। इसको कोई प्रतिच्छेद काटता है, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, इन रेखाओं की। तो हमने अब भी पढ़े कि एकांतर अंतः कोणों में, ठीक है, क्या होता है, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू दी है और हम आपको रेशो दिया गया है। क्या दिया गया है, एक्स रेशो वाई जो है आपके पास कितना है 3:2 दिया है। मतलब जो एंगल है एक्स एंगल 3 पे रेशो पे है और वाई जो है 2 रेशो पे। ठीक है, एकांतर कोण से हम निकालते हैं तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो है अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू बन रहा है, यहाँ पे मिला के बन रहा है तो इन दोनों का योग 180 होगा। यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है तो इन दोनों का योग 180 होगा। अगर हमने बस ये नहीं बताया था कि अगर यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है तो इन दोनों का योग भी 180 होगा। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 का वैल्यू भी 180 होगा। याद है हमने यहाँ एंगल 4 लिया था, यहाँ एंगल 5 लिया था इस जगह। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमको x और y अनुपात में दिए 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। मतलब 5x बराबर 180। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई कितनी, 36 डिग्री। ठीक है, ये तो x की वैल्यू निकल गई। अब हम बात कर लेते हैं उसकी, किसकी बात कर लेते हैं। अब हमने बोले थे एक अगला टर्म आता है ना संगत कोण का। संगत कोण याद है क्या बोले थे कि एक ही साइड हो
अगर अक्ष के ऊपर है तो ऊपर का लेना है दोनों को, अगर अक्ष के नीचे है तो नीचे का लेना है। जैसे यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे भी कोई चीज रहती, यहाँ पे अगर मान लो p और ये z, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों तीनों सेम होता है। एंगल x बराबर एंगल p बराबर एंगल z, ऐसे हम कह सकते हैं। तो एंगल x का वैल्यू अपने को पता है कितना है, x का वैल्यू कितना निकला था 36 डिग्री। मगर अपना मेन x का वैल्यू कितना है, ये तो x था, मगर एंगल x कितना है, एंगल x बराबर 3 × 36 = 108 डिग्री। तो एंगल x बराबर एंगल z है, तो एंगल z = 108 डिग्री, ये आपका एंगल z निकल गया। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा कैसे कैसे किया अपन ने। फिर भी एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन था LMN, 3 रेखाएं थी, तीनों परस्पर समानांतर थी, x और y जो है रेशो पे दिया था, z अपने को फाइंड करना था। x और y एकांतर कोण होने के कारण इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रेशो के अनुपात से निकाल लेते हैं। तो x जो है वो कितना निकलता है ना 36 डिग्री, मगर एंगल x कितना निकलता है, वो तो 3 के रेशो में है, 3x, तो एंगल x हो गया 3 × 36 मतलब 108 डिग्री। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे x और z की, ये जो दोनों है किस एंगल के अंदर आते हैं, ये दोनों आते हैं संगत कोण में। जो एक ही तरफ बने हो, या तो अक्ष के नीचे हो या तो अक्ष के बाहर हो, ऊपर हो, तो ये दोनों जो है अक्ष के नीचे है। चाहे कोई भी अक्ष हो, अगर पैरेलल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो अगर नीचे 2-4 अक्ष और भी खींच दे और यहाँ की भी वैल्यू पूछ ले तो सेम ही होगी जो यहाँ है। आपको इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जो एंगल x निकला वही एंगल z होगा। और अगर यहाँ की भी पूछ लेता, अगर यहाँ की भी वैल्यू पूछ लेता, सेकेंड वाली रेखा है, तो वहाँ भी अपनी वही वैल्यू निकलती जो x की निकली है। ठीक है, अब आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे ही एक आकृति दी जाएगी, नीचे उसमें लिखा रहेगा कि नीचे आकृति दी गई है। जैसे क्या है, मान लो यहाँ पे एक आकृति दी है इस टाइप से, ऐसे ऐसे इस टाइप से ये आकृति दी है। यहाँ बोल देगा कितना एंगल दिया है 110 डिग्री। ये वाला एंगल अपने को थीटा फाइंड करना है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया है 130 डिग्री, ये दिया है। अब हमको चलो आगे इसको सॉल्व करना है। मैं उस पर और वो नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि उसी में समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये अपने सॉल्यूशन अपन यहाँ आगे कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल 110। अब इस रेखा को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ इसको काटेंगे, मतलब ये जो बन गई है, जो रेखा बन गई है, ये क्या हो गया, एक रिजु रेखा है, एक सरल रेखा बन गई सीधा, जिसका मान पूरा पूरा कितना होगा 180 डिग्री का, उसको भूल जाओ। ये वैल्यू कितनी है 130। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बात की थी संगत कोण की। अगर ये वैल्यू 130 है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी आपकी 130। किसके कारण, संगत कोण के कारण ये वैल्यू भी होगी अपनी 130। अब बचा है भैया कि सरल रेखा है, पूरा वैल्यू 180 का है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमने कितना है 180 माइनस 110। यहाँ की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं कितना, x बराबर 70 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार ये पूरा वैल्यू कितना 130 प्लस इसको y के दो, y बराबर 180
तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर 180 प्लस माइनस 130, y का वैल्यू हो गया 50 डिग्री। ठीक है, x निकल गया 70 डिग्री, y निकल गया 50 डिग्री। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, याद आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज बन रहा है 70, 50 थीटा, और कहा गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको बोल दूं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू 70, y 50, z है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 180 माइनस 120, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 60 डिग्री। ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल गई और ये इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही, ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा कि कोई ऐसी एक यहाँ वैल्यू दे दिएगा x का, यहाँ पे एंगल दे देगा 115 का, यहाँ पे एंगल दे देगा 85 का। अगर मैं इसको घुमा लूँ, मान लो अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ तो कोई हर्ज होगा ऐसे सॉल्व करने के लिए। x 115 और ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल की। जब ये वाला एंगल 115 है, ठीक है, तो इसके जो इस तरफ होगा शीर्षा विमुख एंगल, वो भी कितना होगा, 115। ये वाले की बात करते हैं मेकांतर कोण की, संगत कोण की बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ संगत कोण की बात करते हैं, तो ये वाला 85 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 85 होगा। अब बात कर लेते हैं ये पूरी लाइन की, ये जो है ये पूरी 180 की। अब मैं इसको x मान लेता हूँ, तो इसको y मान लेता हूँ और इस एंगल को z मान लेता हूँ, तो 115 प्लस y बराबर 180, मतलब y का मान हो गया 180 माइनस 115, ठीक है, तो y बराबर 65। अगला 85 प्लस z बराबर 180, तो z बराबर 180 माइनस 85, मतलब z का वैल्यू हो गया 95। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ये y है, ये z है और ये x है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अभी मैंने बताया था कि 180 होता है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। यहाँ आप x और y की y और z की वैल्यू पुट कर दीजिए, 65 और 95, मतलब कितना हो गया 160। तो x का वैल्यू निकल गया आपका 20 डिग्री का। ये आपके यहाँ को क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे सब पूरा कौन से क्वेश्चन की, वो हमने कल किए नहीं थे, आज हम कर लेते हैं। कल हमने संपूरक कोण भी पढ़े थे कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है
तो वो कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, संपूरक कोणों की बात कर लेते हैं। संपूरक कोणों का क्वेश्चन अगर बात करने क्या बोला गया है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 42 डिग्री है। क्या बोला गया है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 42 डिग्री है तो इनमें से बड़े कोण का मान बताओ। तो इनमें से बड़े कोण का मान बताओ। अब हम बात कर लेते हैं, संपूरक कोण मतलब दो कोण से मिलकर बना होता है। पहला कोण x है और दूसरा y। ठीक है, तो इनका अंतर कितना बोला है, 42 डिग्री। और हमने पढ़े थे कि दो संपूरक कोणों के का योग जो है 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ दो, y से y कट गया, यहाँ 2x बराबर 122। तो x का वैल्यू हो गया 122/2 मतलब 111 डिग्री x का वैल्यू। ये सबसे बड़ा कोण अभी देख लेते हैं क्या नहीं। अब इसको अपन ने x की वैल्यू को यहाँ रख दो इस वाले इक्वेशन में, 111 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 111 मतलब y का वैल्यू हो गया 69 डिग्री। मतलब जो x का वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ठीक है, ये अपने को हाँ x निकल गया। अब हम बात कर लेते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, फिर आज का आपका पूरा एक क्वेश्चन है कि उस पूरक कोण की माप क्या है। क्या है क्वेश्चन, उस पूरक कोण की माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना है। जिसका संपूरक इसके पूरक जितना 3 गुना है। तो इसमें बोला क्या गया है, पूरक कोण की माप क्या है। उस पूरक कोण मतलब दो पूरक कोणों से मिलकर बना है ना। एक x है और एक y है। पूरक कोण जिसका संपूरक जो है उसके पूरक जितना 3 गुना है, उसके पूरक जितना 3 गुना है। तो यहाँ पूरक निकालते हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है, पूरक मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं y बराबर 90 माइनस एक्स। तो ये कौन सा है, पूरक कोण की माप। ये यही वाला पूरक की बात चल रहा है, y वाला कितना 90 माइनस एक्स। फिर सेम यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे भी जिसका संपूरक इसके पूरक जितना 3 गुना है, मतलब संपूरक किसका y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे अपन ने बात कर लिए कि उसका जो y है उसका 3 गुना है संपूरक का। तो यहाँ पे क्या हो गया, y प्लस जेड नहीं,
उसके बाद हम बात करते हैं आगे y प्लस एक्स और x प्लस जेड, x प्लस जेड की। ठीक है, तो यहाँ z हो गया 180 माइनस एक्स। तो क्या बोला गया है, जो संपूरक है वो पूरक का 3 गुना है। संपूरक 180 माइनस एक्स 3 गुना है, मतलब 90 माइनस एक्स का। 180 माइनस एक्स बराबर 270 माइनस 3x। तो आपका आंसर कितना जाएगा दोस्तों, या सॉल्व करने पर x बराबर 45 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड होगी। देखिए उस संपूरक कोण, इसका संपूरक इसके पूरक जितना 3 गुना है। तो अपन ने यहाँ निकाल लिए कि पूरक x और प्लस y से मिलकर बना है, और यहाँ हमने निकाला कि संपूरक किससे मिला है, x प्लस जेड से। मतलब एक एंगल इसका होगा और एक एंगल इसका होगा। ठीक है, मतलब इसका 3 गुना है, पूरक जितना 3 गुना है। ठीक है, x की वैल्यू 45 है, तो यहाँ z कितना हो जाएगा, मान लो 180 माइनस 45 मतलब 135। तो ये किसका 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुणित y